when a child grow and he enters or she enters in the age of 14 or 15, एक अचानक से एक फैमिली प्रेशर, एक रिलेटिव्स का प्रेशर और एक सोसाइटी का प्रेशर आने लगता है उसके ऊपर टू फॉलो द ट्रेडिशनल पाथ्स ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आईएएस बनो। एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या एक आईएएस ऑफिसर बने। ये वह टॉप लेवल के जॉब्स हैं। जब इंसान इसको हासिल करता है तो सोसाइटी में इज्जत मिलती है। डॉक्टर्स की ज़रूरत थी ताकि इंडिया के लोग को हेल्दी रख सके। ऑफिसर्स की ज़रूरत थी ताकि वह इंडिया को गवर्न कर सके। इंडियन सोसाइटी को चेंज होना चाहिए था, लेकिन सोसाइटी ने अपना परसेप्शन बदला नहीं। सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर्स कौन से लाइक करते हैं? इज पेरेंटिंग, इज टीचिंग? मेरा बेटा है तो ये इंजीनियर बनेगा, बेटी है तो डॉक्टर बनेगी। ये 2-3 जो जॉब हैं पॉपुलर, लोग उसी के बारे में सोचते हैं। भाई तुम्हारे सामने कई ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शन को चूज करो जो तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट करता है। जब बच्चा समझता है ना कि हाँ दिस इज़ माई पैशन एंड आई वॉन्ट टू फॉलो इट, तो पर उसके पास टाइम ही इतना कम होता है। हमारे यहाँ माँ बाप भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में चैलेंजेस बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माँ बाप के अपने समस्याएं हैं। इंग्लिश कल्चर है आजकल हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इज आवर सोसाइटी इज रेडी टू एक्सेप्ट इट? हमारे यहाँ बड़ा कॉमन कंसेप्ट चलता है वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो हमेशा वेस्टर्नाइजेशन को लोग निगेटिव देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन को पॉजिटिव देखते हैं। इंडिया में ही आप देख लीजिए कि साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ का लोगों का जो स्किन कलर है डिफरेंट होता है, फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सबको एक ही रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। You have been working in Arunachal Pradesh. So what are the challenges and strength student of Northeast bring? कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो स्कूल में बहुत अच्छे थे, कॉलेज में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे, डिसिप्लिन थे, बट इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ दे आर फेल्ड। Hello and namaskar दोस्तों, welcome to a very special episode of the Inspire India. Today we will talk about the time where everything ends and start while changing it drastically. आज का एपिसोड कुछ खास है. Today we have a very special guest with us who is the founder and CEO of Edunachal, Mr. Shamshad Alam ji. थैंक यू। We are very welcome you sir and very happy to see you here. थैंक यू नम्रता। In today's conversation, I think we are majorly focusing or highlighting the questions which are based on today's generation or the youths, what we call them Gen Zs. Okay, so are you guys ready? So plug in your earphones, settle in, and let's start. Okay, sir. So my very first question, और ये जो आज का जो पॉडकास्ट है इसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट यूथ एंड दैट जनरेशन. तो माई माइंड इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज एंड enthusiasm which I can say it. और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि when a child grow and he enters or she enters in the age of 14 or 15, एक अचानक से एक फैमिली प्रेशर, एक रिलेटिव्स का प्रेशर और एक सोसाइटी का प्रेशर आने लगता है उसके ऊपर टू फॉलो द ट्रेडिशनल पाथ्स ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आईएएस बनो. तो व्हाट यू लाइक टू से ऑन दिस? हमारा जो इंडियन सोसाइटी है तो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। जब भी करियर की बात आती है कि करियर चूज़ करने की बात आती है तो ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं वो ट्रेडिशनल सिस्टम को ही अप्रोच करती हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है कि आम तौर से एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या एक आईएएस ऑफिसर बने। ये वह टॉप लेवल के जॉब्स हैं। जब इंसान इसको हासिल करता है तो सोसाइटी में इज्जत मिलती है, उसको समाज में एक अच्छा स्टेटस मिलता है और एक डिसेंट इनकम मिलता है जिससे वह ज़िंदगी अच्छी जी सकता है। और इन सब में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक सिक्योर लाइफ होती है, लाइफ की सिक्योरिटी होती है, जॉब की सिक्योरिटी होती है, जो एक लंबे समय तक स्टेबल लाइफ जी सकता है। तो इंडियन सोसाइटी जो है या इंडिया के जो माँ बाप हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही बने। बट सर एग्जैक्टली अ क्वेश्चन अराइजेज कि काफ़ी सारे पैशंस ऐसे हैं एंड वी हैव वेरी फेमस हीरोज जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में जाकर के अपना पैशन फॉलो करा है एंड दे आर द वन हु आर शाइनिंग, वो भी बिल्कुल। शाइन कर रहे हैं. तो ये ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, क्योंकि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में इंडिया को ज़रूरत थी भाई इंजीनियर्स की, जो इंडिया को बिल्ड करे। डॉक्टर्स की ज़रूरत थी ताकि इंडिया के लोग को हेल्दी रख सके। ऑफिसर्स की ज़रूरत थी ताकि वह इंडिया को गवर्न कर सके, पॉलिटिकली एडमिनिस्टर कर सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इंडियन सोसाइटी को चेंज होना चाहिए था,
लेकिन सोसाइटी ने अपना परसेप्शन बदला नहीं। हमारे इंडिया में जो ग्लोबल लेवल पे चेंजेस आए, जो हमारा इकोनॉमिक पैटर्न चेंज हुआ, बड़ा लेट हुआ। जैसे 1991 में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, वहाँ से हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदलता है। तो फिर जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जैसे आर्टिस्ट की दुनिया हो गई, या जो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कैरियर्स हैं, लोग उस तरफ जाने लगे। तो ये जो कैरियर्स मैंने आपने डिस्कस किया कि जो नया जनरेशन है, जो आमतौर से क्या कहते हैं, बिकमिंग एन आर्टिस्ट एज अ कैरियर लोग चूज़ कर रहे हैं, तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करता था आज से कुछ दिनों पहले तक। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक नया इकोनॉमी हमारे सामने डेवलप हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। क्रिएटिव इकोनॉमिक्स जो है वो पिछले साल ही बजट में डिस्कस किया गया था। इसका मतलब ये था कि हमारा इंडिया का एक बड़ा तबका है जो क्रिएटिव है, जैसे यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, कॉमेडियन है, आर्टिस्ट है, और वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, तो इसको भी एज अ करियर चूज़ करना चाहिए। लेकिन आज भी इंडिया में मोर देन 50% पेरेंट्स इसके लिए रेडी नहीं हैं, और स्टूडेंट्स भी उसी के इन्फ्लुएंस में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेडिशनल करियर चूज़ तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को वो करियर में कामयाबी भी नहीं मिलती, और वो ज़िंदगी के डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या माई है। पॉइंट इज कि द स्टूडेंट रिग्रेट, जब वो कॉलेज लाइफ में होता है या एक टाइम पे जब वो थोड़ा आगे आ जाता है, दे रिग्रेट। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर्स कौन से लाई करते हैं? इज पेरेंटिंग, इज टीचिंग, या स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट? पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पेरेंटिंग, दूसरा क्या कहते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट, और दूसरा स्कूल का जो हमारा करिकुलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एक बच्चे की करियर की बात आती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है। जब हम अच्छा करियर चूज़ करते हैं तो लाइफ में हम अच्छा काम करते हैं। करियर लो लेवल के चूज़ करते हैं तो हम लाइफ में बहुत सारे लेवल पे हम फेल हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? चूजिंग अ कैरियर टाइप, करियर चूज़ करने के पॉइंट पे आता है। कैसे प्रॉब्लम आता है कि माँ बाप खुद से डिसाइड कर लेते हैं, भाई मेरा बेटा है तो ये इंजीनियर बनेगा, बेटी है तो डॉक्टर बनेगी, या फिर आईएएस ऑफिसर बनेगी, या ये 2-3 जो जॉब हैं पॉपुलर, लोग उसी के बारे में सोचते हैं। जबकि उसके अलावा इन नंबर ऑफ लिस्ट हैं जहाँ पे एक इंसान अच्छा आगे कर सकता है, लेकिन कोई बताता भी नहीं है उसको। अब क्या होता है कि वहाँ पे बच्चा उस ट्रैप में फंस जाता है। आज इंडिया में हमारे यहाँ 90% लोग जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब में खुश नहीं हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया का 152 रैंक है। क्यों ऐसा है कंडीशन कि हमारे इंडिया में लोग खुश नहीं हैं? खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वर्क करियर चूज़ कर रखा है जिसमें उनको होना नहीं चाहिए था। एक इंसान बनना चाहता है डॉक्टर, बन गया इंजीनियर। एक इंसान बनना चाहता था टीचर, बन गया कुछ और काम कर रहा है। तो इस वजह से उसका पैशन फॉलो नहीं हो रहा है। एक इंसान बनना चाहता था फोटोग्राफर, लेकिन वो बन गया इंजीनियर, ज़बरदस्ती को वो जॉब कर रहा है। एक इंसान बनना चाहता था सिंगर, लेकिन वो बन गया टीचर, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है वो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनहैप्पीनेस क्रिएट करने की, जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेस कंट्री, जहाँ पे 10 में से 7% इंडिया का आज स्ट्रेस में है, डिप्रेशन का शिकार है। रीज़न क्या है? एक तो जॉब प्रेशर, सोशल स्ट्रक्चर, करियर का सही चूज़ नहीं करना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जब बच्चा ग्रो करे तो उस टाइम में पेरेंट्स और उनका स्कूल, सोसाइटी, ये कई सारी चीज़ें प्रेजेंट करके, भाई तुम्हारे सामने कई ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शन को चूज़ करो जो तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट करता है। हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। गॉड ने इस दुनिया में हर इंसान को एक ख़ास पर्पज़ के लिए पैदा किया है। माँ बाप को नहीं चाहिए कि वो अपना सपना बच्चों पे इम्पोज करें कि तुम ऐसा करो। हमें ज़रूरत यह है कि हम बच्चों के टैलेंट को समझें, उसके पोटेंशियल को समझ करके उसके हिसाब से हम उसको करियर में डालने की कोशिश करें। हम बहुत ही हर जगह अपनी बात, अपने पॉडकास्ट में या अपने कॉन्फ्रेंसेस में हम कहते रहते हैं कि जब भी बच्चों से बात होती है कि भाई देखो, चूजिंग कैरियर इज जस्ट लाइक चूजिंग अ लाइफ पार्टनर। अगर आप, जब शादी की बात आती है तो आप बहुत सारे लड़कियां या लड़के देखते हैं ताकि वो कंपैटिबल हों। क्यों देखते हैं? ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। अगर आपकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी है या अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, खुशहाल गुजरती है, रोमांटिक लाइफ होती है। अगर आपका लाइफ पार्टनर बुरा मिल गया तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोनों ट्रैप में फंस जाते हैं, और एक पॉइंट पे आकर के डिवोर्स हो जाता है, या फिर वैसे ही ज़िंदगी वो काट रहे होते हैं। सेम सिचुएशन करियर के साथ होता है। अगर आपने कोई वर्क करियर चूज़ कर लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है,
जिसमें आपको मज़ा आता है पढ़ने में भी, काम करने में भी, तो आप करियर के बहुत हाई लेवल के स्केल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत करियर चूज़ कर लिया जो आपको पसंद नहीं था, बस सोशल प्रेशर में आकर के, फैमिली के प्रेशर में आकर के, या पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के आप ज़बरदस्ती करियर में आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हुई कि एक ऐसे शादी में है जहाँ पे दोनों की बात नहीं होती, बस ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको जो ऑफिस जाने का दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन कर रहे हैं। चेहरे पे हंसी नहीं आती लेकिन हंस रहे हैं। समाज में जीने को दिल नहीं करता लेकिन जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। आज के हालात हमारे ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है। सर बट हेयर इज द क्वेश्चन अराइजेस अगेन कि जब बच्चा समझता है ना कि हाँ दिस इज़ माई पैशन एंड आई वॉन्ट टू फॉलो इट, तो पर उसके पास टाइम ही इतना कम होता है कि हाँ अब उसको प्रिपेयर करना है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बिकॉज वी नो द इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो उस टाइम पे व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस ऑफ योर्स कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड कर सके या ना कर सके, उस टाइम पे वो कैसे खुद को मैनेज करे, कैसे खुद का रियल हुनर को वो पहचान पाएगा? ये जो हमारा एजुकेशन का जो मॉडल है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो ट्रेडिशनल करिकुलम है जहाँ पे हम बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं ट्रेडिशनल एग्ज़ाम सिस्टम में। तो बच्चों पे हम फोकस नहीं कर पाते कि भाई उसको टाइम टू टाइम, जैसे वो बच्चा 5th में है तो वहाँ पे एक ट्रैकिंग होना चाहिए, जब बच्चा 7th क्लास में गया तो वहाँ पे एक अलग से हम ट्रैक करें कि बच्चे का परफॉर्मेंस, उसका इंटरेस्ट, उसका सिलेबस, उसका वीकनेस, उसका स्ट्रेंथ। जैसे बच्चा हम 9th में जाए, 10th में जाए तो वहाँ पे हम चीज़ को ऑब्जर्व करते ही जैसे ही वो 10th क्लास तक पहुँचता है या बोर्ड का एग्ज़ाम पास करता है तो उसके स्ट्रेंथ, उसका इंटरेस्ट और उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम उसकी तरफ गाइड करें उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ माँ बाप भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, माँ बाप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चैलेंजेस बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माँ बाप के अपने समस्याएं हैं, तो बच्चों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते जितना देना चाहिए। बस जैसे बड़ा बच्चा होता है तो लगता है कि भाई अगर अगर हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है तो जो ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड है भाई इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भेज दो इसको, तो वो लोग इसी हवा में बह जाते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बात होनी चाहिए, और पेरेंट को एजुकेट करना चाहिए कि भाई बच्चा पैदा करने से पहले अच्छे से रेडी हो जाओ कि क्या आप उस बच्चे के लिए रेडी हैं। जो बच्चा पैदा होगा तो उसको अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, उसको अच्छा खाना दे पाएंगे, आप उसको फिज़िकली फिटनेस के लिए कोशिश कर सकते हैं, मेंटल फिटनेस के लिए अब क्या प्लान है आपके पास में। तो ये जब तक नहीं होगा तो क्या होगा कि अभी ये प्रॉब्लम जो अराइज़ हो रहा है वह कहाँ अराइज़ हो रहा है, ज़्यादातर जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं। बच्चे पैदा हो जाते हैं, जैसे तैसे बच्चे बड़े होकर 12th पास कर लेते हैं। 12th के बाद हमारे यहाँ 80% बच्चों को रियलाइज़ होता है कि अब हमें करना क्या है। तो वो जैसे तैसे देख करके भाई हमारा ग्रोह, जो दोस्तों का ग्रुप है वो क्या कर रहा है, बीए कर रहा है हम भी कर लेते हैं, बीएससी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, या हमारे क्लास के बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम भी करेंगे, या शर्मा जी का बेटा क्या कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। तो ये सब जो ट्रेंड है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक सर देयर इज ऑल्सो द फ्लॉ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसकी ये शॉर्टकमिंग्स हैं एक तरीके से हम देख सकते हैं। हाँ, शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन अभी एक पॉजिटिव साइड भी है कि रिसेंटली 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, जिसमें सारी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस यही है कि भाई बच्चों पे फोकस किया जाए, पेरेंटिंग पे फोकस किया जाए, एजुकेशन के करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग को ऐड किया जाए, कैरियर प्लानिंग गाइडेंस को ऐड किया जाए, देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाए। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, 80% इंडियन स्टूडेंट्स दे फियर अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर कैरियर, अबाउट देयर एग्ज़ाम्स। हमारे यहाँ लर्निंग पैटर्न, लर्निंग मेथड इतना बोरिंग है, या इतना प्रेशर में होता है बच्चा कि वो एग्ज़ाम के नाम से डर लगता है उसको, कैरियर के नाम से डर लगता है उसको। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ 10 में से 8 बच्चा मेंटल डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन वो बात नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल के बच्चे एग्ज़ाम के करिकुलम में या सोशल प्रेशर में या सोशल स्ट्रक्चर के बंधन में इस तरह फंसे हुए हैं कि वो मेंटल प्रेशर या मेंटल वीकनेस की बात ही नहीं कर पाते, और एक पॉइंट पे वो इस तरह से पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको सुसाइड जैसा नौबत आ जाती है, वो सुसाइड कर लेते हैं। देखा होगा इंडिया में 2023 में ही हमारे यहाँ 12,000 बच्चों ने सुसाइड किया था सिर्फ एक साल में। सुसाइड करने वाले बच्चे कौन थे? जिनकी उम्र 15 साल से
29 ईयर्स के एज में, 15 to 29 ईयर्स के एज में बच्चे थे, उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड का रीज़न क्या था कि वह एग्ज़ाम के प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम पास करने का प्रेशर किसकी तरफ से है? माँ बाप की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, और वह जिस इन्वायरमेंट में रह के पढ़ाई कर रहे हैं वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा एक रेट रेस सिस्टम क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से वो बच्चा प्रेशर झेल नहीं पाता। तो एजुकेशन के साथ साथ ज़रूरी है कि बच्चों के मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब बच्चा खुश नहीं रहेगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमारा कंट्री ग्रो नहीं होगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी है, अब प्रॉब्लम है कि वह सही से लागू हो पाता है नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज अ बिग मेजर Exactly. प्रॉब्लम। My question is here कि you talk about the new education policy. There are a lot of changes in new education policies. Government, private schemes हैं education को लेकर के. But my real question is education towards what? Where the graduates are unemployed or jobless. What is बिल्कुल। your take on this? इंडिया जो कंट्री है दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हमारा कई चीज़ों में रैंक करता है, टॉप पे है। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ इंडिया में रहता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में रहता है। हमारे यहाँ जो इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसकी एज 15 साल से 60 ईयर्स, 15 to 60 ईयर्स का एज है, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन कहलाता है। उसकी आबादी 70% है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा आज का यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है, वो जॉब के लायक नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स अभी आई हैं सब ने हाईलाइट किया है कि इंडियन यूथ आर नॉट एम्प्लॉयबल। उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, MBA की डिग्री है, उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, लेकिन वो बस एक पेपर है, उनके पास स्किल नहीं है। जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं, जैसे IITs, IIM हो गए, एम्स हो गए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे खुले हुए हैं जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक बच्चे के पास डिग्री तो आ गई, स्किल नहीं आई, जिसका नतीजा ये निकल के आया कि हमारे यहाँ बच्चों के पास स्किल नहीं है, कोई जॉब नहीं देता, बेरोज़गार बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और इंडिया में मैंने बताया कि डिप्रेशन का मेन कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि हमें जो एम्प्लॉयबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो स्किल को अलाइन, एजुकेशन को हमें अलाइन करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ के साथ में। अगर कोई इंजीनियर बन के हो रहा है इंजीनियर ताकि वो नेशन बिल्ड करेगा या जो उसका ब्रांच है उसमें जाकर अच्छा काम करेगा, लेकिन पढ़ाई के दौरान सिर्फ थ्योरेटिकल हो रहा है, बस जैसे तैसे पास कर रहा है वो, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, तो जॉब के बाद उसका प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री किसी को क्यों हायर करेगी? आजकल देखा होगा नया ट्रेंड चल रहा है कि भाई डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें क्या चाहिए? आपका स्किल इम्पॉर्टेंट है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनी जैसे देखा होगा गूगल होगा, एलन मस्क की जो कंपनीज़ हैं वो, या फिर इन्फोसिस, ये कई सारी बड़ी कंपनीज़ ने ओपनली कह दिया कि भाई हमें डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल चाहिए। अगर ये काम तुमको आता है करके दिखाओ, हम तुम्हें जॉब दे देंगे। Real skills are powered over degree. बिल्कुल, डिग्रीज आपको फर्स्ट जॉब दिला सकती हैं, लेकिन अच्छा जॉब पाने के लिए, जॉब में लंबे समय तक रहने के लिए स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें अपने एजुकेशन का जो मॉड्यूल है, जो करिकुलम है, उसमें स्किल के पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को स्कूल के अंदर पैक करके रखे हैं, एग्ज़ाम के बंधने बांध रखे हैं, बस उनको टॉपर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, रेट रेस में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। और फाइनली रिज़ल्ट यही होता है कि हमारा यूथ जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो पोटेंशियल का सही यूज़ नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में है और फाइनली खाली बैठा हुआ है। तो वह धर्म के नाम पे इधर उधर लड़ाई करेगा, कम्युनल पॉलिटिक्स करेगा और फजूल की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा। तो जो हम सपने देख रहे हैं कि हमारा इंडिया शुड बी द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन 2047, तो ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। माहौल बदल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यूथ के टैलेंट को सही तरीके से चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करें हम लोग तो जिस तरह से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे हमारा यूथ और डिप्रेशन का शिकार होगा। ठीक है, और अभी जैसे कि हमें पता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या होता है कि 16-17 साल के बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है। दे आर पेइंग देयर ओन बिल्स, दे आर सीइंग द कंट्रीज, दे नो हाउ टू डू मनी मैनेजमेंट। और आजकल इंडिया में भी स्टार्ट हो रहा है दिस इंटर्नशिप्स एंड लर्निंग स्किल्स वाला, एक न्यू टू नॉर्मल हो गया है ये चीज़ें। तो इसके ऊपर व्हाट आर योर थॉट्स?
हम बिल्कुल अपने सही चीज़ बताई कि हमारे इंडिया का पहले सिस्टम ऐसा था कि माँ बाप ही बच्चों को पालते थे, इवन कि उनकी 30-40 ईयर्स तक होता, शादी के बाद ही वही कई जगहों में माँ बाप पालते थे। अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, जो वेस्टर्न ट्रेंड है वो हमारे इंडिया में शामिल हुआ है कि भाई पढ़ाई के साथ वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ ही वह साइड हस्टल पे काम कर सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। घर बैठे आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क्स आ गए हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है ये, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे अभी जो हमारा जेनजी ग्रुप है, जो ये शॉर्ट टर्म गोल से ज़्यादा ओरिएंटेड है। अब उसको लगता है कि भाई एक रील्स बना करके, एक शॉर्ट टर्म वीडियो बना करके अपने आप को ना पॉपुलर कर लो, तो ये पॉपुलर हो जाते हैं, पैसा आने लगते हैं, तो इसकी वजह से वो जो लॉन्ग टर्म करियर गोल है उससे वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसको साइड करके अब वह इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि फिर कोई दूसरा उनसे अच्छा इन्फ्लुएंसर आ जाता है, उनको रिप्लेस कर देता है, तो उनका करियर ख़त्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माँ बाप को भी चाहिए, जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो सोसाइटी, वो भी अच्छे से गाइड करें कि भाई ये जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड गोल हैं वह अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल हमेशा बैकअप में होना चाहिए। बच्चे चंद पैसों के लिए या शॉर्ट टर्म फेम के लिए अपना लॉन्ग टर्म करियर कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। 1 साल 2 साल के अंदर लोग उनको जान जाते हैं, फिर थर्ड ईयर्स में उसको सब लोग रिप्लेस कर देते हैं, सब भूल जाते हैं कहाँ चला गया, कोई नहीं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर कि ना यूट्यूब पे कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, रातों रात सुपरस्टार बन गए, कुछ ही दिन में रिप्लेस कर दिया गया, अब वो कोई नहीं, कहीं नहीं है वो। तो एक प्रॉपर लाइफ को लेकर के प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में हैं उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, देखिए अब यूरोप में जाएंगे या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो माँ बाप को क्या लगता है कि भाई हमारा ये बच्चा है तो उनकी जिम्मेदारी है माँ बाप की कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे अप टू 10th और 12th। उसके बाद से बच्चे की जिम्मेदारी होती है वह आगे जो करियर में गोल सेट किया है, प्रोफेशनल उसको बनना है, तो प्रोफेशनल करियर के लिए वो अपना पॉकेट मनी खुद मैनेज करेगा। तो 90% जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूएस के जो कंट्रीज़ हैं उनमें जाके देखेंगे तो बच्चा पढ़ाई भी करता है, साइड से वो अपना सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रखा है, वो खुद मैनेज करता है। माँ बाप अपनी अलग लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, दूसरी तीसरी शादी कर रहे होते हैं, टूर पे घूम रहे होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में माँ बाप तो शादी के बाद भी कई बार बच्चों को ढो रहे होते हैं, उसकी फैमिली को, उसको। तो ये सिस्टम बहुत पुराना था, लेकिन अभी चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, माँ बाप पे बर्डन कम होगा। हमारे यहाँ एक सोशल सिस्टम जो है, वो सोशल सिस्टम में कई लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। हमारी सोसाइटी कहते हैं ट्रांजिशनल फेज़ में है, कई सारी बाहर की नई चीज़ें आ रही हैं जिसे हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, हर चीज़ के पॉजिटिव निगेटिव एक्सपेक्ट्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली सर, द थिंग यू टॉक अबाउट राइट नाउ, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर्स और जो इंग्लिश कल्चर है आजकल हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आई वांट टू आस्क, इज आवर सोसाइटी इज रेडी टू एक्सेप्ट इट? क्योंकि इन दिस हाइपर कनेक्टिंग वर्ल्ड वी सी मॉडर्न रिलेशनशिप्स आ चुके हैं, और जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। हाउ टू मैनेज ऑल दिस एंड व्हाट आर योर इनसाइट्स ऑन दिस? हम जिस ज़माने में जी रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वर्ल्ड, ये ग्लोबल विलेज है, हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। जो कल्चर यूरोप में, अमेरिका में डेवलप्ड है या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, हम उसको बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, बिना ये ध्यान लगाए हुए कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन कंसेप्ट चलता है वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो हमेशा वेस्टर्नाइजेशन को लोग निगेटिव देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन को पॉजिटिव देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि अपने रूट से कभी नहीं हटना, लेकिन नई चीज़ों को अडेप्ट करना। तो एडेप्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मॉडर्न एजुकेशन का हेल्प लेकर के हम लाइफ में आगे तो बढ़ें, लेकिन जो हमारा रूट है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उससे हम भटके नहीं। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बिना कंसिक्वेंसेस को समझे हुए वेस्टर्न ट्रेडिशन कल्चर को अडॉप्ट कर लेना, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह खाना खाना, उनकी तरह लाइफ स्टाइल को जीना। तो हमेशा से इसको निगेटिव देखा गया है। अब हमारे इंडिया में क्या हुआ है कि हमारा जो आज का न्यू जनरेशन है, सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन, ये क्या कर रहा है, इसको ब्लाइंडली अडॉप्ट कर रहा है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। भाई
वो सोसाइटी जो चलती है वो क्लाइमेट की वजह से चलती है, वेदर की वजह से चलती है, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से चलती है। इंडिया में ही आप देख लीजिए कि साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ का लोगों का जो स्किन कलर है डिफरेंट होता है, फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंस होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है उनका, अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल रीजन। जोग्राफिकल रीजन, उनका रेस की वजह से। आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ के लोगों का टोटली लाइफ स्टाइल आपको डिफरेंट मिलेगा। आप चले जाइए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सबको एक ही रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हर इंसान को अपने क्लाइमेट, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जीना चाहिए। बाहर में कोई भी अगर नई चीज़ हो रही है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने रूट से नहीं हटना चाहिए। अभी रिसेंटली सर्वे आया था कि इंडिया का 59% जो जेंजी ग्रुप है वो बाहर की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहता है लेकिन कल्चर को भी भूलना नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली कल्चर को भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिलेमा वाला फेज़ है जो चलता रहेगा कि अच्छा है बुरा है। जैसे इंडिया में ही आप देख लीजिए, साउथ है नॉर्थ है, तो साउथ में देखा होगा कि वो लोग बहुत एडवांस हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन वही अभी अब नॉर्थ इंडिया में, जो हमारा नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, वह इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत पुअर हैं। ये नीति आयोग का डेटा है कि भाई हम बहुत पीछे हैं। तो क्या है कि वो लोग आज भी कल्चर से जुड़े हुए हैं साउथ वाले, लेकिन हर चीज़ में आगे हैं। वो हमेशा किस चीज़ फोकस करते हैं? मॉडर्नाइजेशन पे। नॉर्दर्न वाले क्या है, ये वेस्टर्नाइजेशन पे फोकस करते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वहाँ पे। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो अभी तक उतना ग्रो नहीं हुआ है। हम एजुकेशनली बहुत पुअर हैं। आप जाके देखिए यूपी बिहार का जो रीजन है, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट हाई है वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हाई है वहाँ पे, एजुकेशन का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, इलिटरेसी रेट बहुत हाई है वहाँ पे। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं। तो सही गलत, गलत सही में कोई भी डिसीज़न लेना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ है कि इसका असर हो रहा है। तो हमारी जो जो नई जनरेशन है उसको चाहिए कि एडेप्टिव बने, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, एआई के ट्रेंड को अडॉप्ट करें, देखिए ना, और अपने कल्चर को नहीं भूलें। इंडिया जो कल्चर है ना, इंडिया जो कंट्री है वो बहुत पुरानी सभ्यता है। आप जब देखें, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो एशियन टाइम पे माना जाता है कि दुनिया में 4 बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया हुआ करता था, चाइना और इजिप्ट, ये 4 बड़ी सिविलाइजेशन थी। उन चारों में सबसे जो बड़ी सिविलाइजेशन थी दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है। हमारा अपना रूट है, हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना सभ्यता है, अपनी संस्कृति है। और किसी ज़माने में, क्या अभी कुछ दिन पहले ही, ब्रिटिश के आने से पहले, इंडिया वाज द वेल्थीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंशिएंट टाइम में देखिए, अशोका के टाइम पे कल्चरल एम्बेसडर कहा जाता है अशोका को। इंडिया उस टाइम पे बहुत बड़ा अखंड भारत हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जो रूलर्स थे, जो हमारा गुप्ता पीरियड था एंशिएंट टाइम का, दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। पूरी दुनिया के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते थे। क्यों? हमारे पास रिसोर्सेज भी थे, रॉ मटेरियल भी था, हमारा कल्चर था, ट्रेडिशंस थे। संस्कृत में जाकर देखिए, सारे कितने हमारे पास ग्रंथ हैं, कितने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लिटरेचर्स हैं हमारे पास। तो वो सारी चीज़ें थी जो अट्रैक्ट करती थी। ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने हमें अपने कल्चर में इन्वॉल्व कर लिया और हम इनसे इंस्पायर होने लगे। आज भी हम डेवलप तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जहनी तौर पे गुलाम हैं। हम ब्रिटिशर की तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह। मेंटली वी बिल्कुल, आर नॉट इंडिपेंडेंट। अभी सब लोग यही कहते हैं कि भाई हम इंडिया आज़ाद तो हो चुके हैं, हमारा नाम मिल गया है कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट इन रियलिटी आप देखेंगे हम मेंटली आज भी स्लेव हैं उन्हीं की तरह। उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के डिज़ाइन किए हुए खाना खाते हैं हम। पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना हमें लगता है कि यही सही फूड है। भाई ट्रेवल करना है तो उनके डिज़ाइन किए हुए हम गाड़ियों पे सफ़र करते हैं। कपड़े भाई उन्हीं के बनाए हुए ब्रांड को पहनते हैं तो हम ब्रांडेड लगते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फिर से वो हमारा खोया हुआ जो हमारा स्टेटस है इंडिया का वापस आए, तो ऑफ कोर्स हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न ट्रेड है, इसको अडॉप्ट करते हुए अपने कल्चर रूट से जुड़ के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग वापस जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ। आज के देखा होगा जो नए नए स्टूडियोज़ हैं, जो नए नए होटल्स खुल रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स बन रही है, वो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं कि पहले के ज़माने में कैसे लोग रहते थे, पहले घर कैसा होता था। इन्वायरमेंट फ्रेंडली घर बनाए जा रहे हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे चीज़ें बदलें, और ये चीज़ें ऐसी हैं, टॉपिक्स ऐसा है कि इस पे बात कितनी भी कीजिए ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन एक बैलेंस अप्रोच ज़रूरी है। ठीक है सर, बैलेंस अप्रोच से ही याद आया कि मेरा एक सवाल भी था इसी में कि इन दिस हाइपर कनेक्टिंग वर्ल्ड
जो आजकल की जो जनरेशन है ना, दे आर मोर इनटू दिस मॉडर्न रिलेशनशिप वाला थिंग, और उसके अंदर उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और अभी संस्कृति की बात करें या फिर हमारे पास्ट एशियन हिस्ट्री की, तो ये जो जेंजी जनरेशन है ये इसको इतना सीरियस नहीं ले रहा है, इतना नहीं समझ रहा है। तो इस पे आपके क्या थॉट है, आपको क्या हमारे लगता है? 90 से पहले का आप जब पढ़ेंगे ना, तो पहले जो पहले की जो मूवीज़ होती थी, पहले जो नॉवेल्स हुआ करते थे, शायरी होती थी, तो एक अलग कल्चर था। लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में ये जेंजी वर्ल्ड जो आया है ना, तो इसमें रिलेशनशिप का मतलब ही बदल गया है। रिलेशनशिप की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। आजकल इतना शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आ गए हैं ना, इतना हमारे रिलेशनशिप के डेटिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप की वैल्यू वो ख़त्म होता जा रहा है। अभी रिसेंटली डेटा आया था कि इंडिया के 59%, मतलब इंडिया के 30 मिलियंस जो यूज़र्स हैं वह डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। मैं भी डेटा पढ़ रहा था कि डेटिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा सिटी ज़्यादा एक्टिव है। तो एक है जयपुर, दूसरा इंदौर है, तीसरा गुवाहाटी। ये 3 ऐसे सिटी हैं जो बहुत ज़्यादा डेटिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत डेटिंग कर रहे हैं ये लोग। तो जो नया जनरेशन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसमें नए नए कंसेप्ट आजकल डेवलप हो गए हैं जो पहले कभी सुना भी नहीं था। भाई सिचुएशनशिप कंसेप्ट हो गया, वन नाइट स्टैंड हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें हो गई जहाँ पे जो रिश्तों की वैल्यू होती है वो ख़त्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान चाहता है एक जेन्युइन पर्सन, एक रियल रिलेशनशिप, लेकिन वो ख़त्म होता जा रहा है और ख़ास तौर से बड़े शहरों में ज़्यादा हो रहा है ये। तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो जेनजीज ग्रुप है ये इनसे चीज़ें इंस्पायर तो हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद उसको भी रियलाइज़ होने लगेगा या हो रहा है कि भाई ये गलत है। क्योंकि एक लंबी ज़िंदगी जीने के लिए, एक पीसफुल लाइफ के लिए पीसफुल और रियल रिलेशनशिप चाहिए होता है। फेक रिलेशनशिप या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पे आप ज़िंदगी के बुनियाद खड़ा नहीं कर सकते। अब रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, बहुत वायरल हुआ था कि दिल्ली इज़ नॉट द गुड प्लेस फॉर डेटिंग, क्योंकि दिल्ली में डेटिंग के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन रियल रिलेशनशिप है ही नहीं। यहाँ पे सब फेक है, लड़का भी फेक है, लड़की भी फेक है, बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन जो रियल रिलेशनशिप का वैल्यू है, जिसके जिसके बेस पे सोसाइटी हमारी कायम है, वो नहीं हो रही है। तो एक डायलेमा तो है ही, मॉडर्न ट्रेंड है। अब इसमें क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप अभी हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, दैट इज़ का मल्टी कल्चर सोसाइटी, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ आके रह रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी पहली, ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड थी इन द नेम ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इसकी वजह से सब लोग एक जगह आने लगे। खासतौर से बड़े शहरों में आबादी बढ़ने लगी, माइग्रेशन बड़ी तेज़ी से होने लगा, डिफरेंट कल्चर के लोग आने लगे। तो लोग एक्सप्लोर करने की वजह से, लोगों से मिलने के लिए रिलेशनशिप में आने लगे, और इसमें रिलेशनशिप का जो मीनिंग बदलने लगा। तो ऑफकोर्स ये अच्छी चीज़ भी है, गलत चीज़ भी है। हर चीज़ के दोनों डायमेंशंस हैं, पॉजिटिव, निगेटिव। अभी एंड मैंने हाउ बताया इट इज इम्पैक्टिंग दिस आवर मेंटल हेल्थ, मेंटल वही हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट सबसे है? ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वही मेंटल हेल्थ को क्योंकि कर रहा है। आजकल जेंजीज के पास हाँ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसका तो स्ट्रेस है ही, पर 80% ऑफ द टाइम्स दे टॉक अबाउट यार बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मतलब दे आर प्रायोरिटाइजिंग दिस ऑल। मैंने बताया ना कि इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो 10% है, 10 में से 7% मेंटल ट्रॉमा में चल रहा है वो, और वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ लोग मेंटल स्ट्रेस को या मेंटल प्रेशर को लोग लाइटली लेते हैं, और ख़ास तौर से लड़कियों से ज़्यादा लड़के मेंटल ट्रॉमा में हैं। रीज़न क्या है कि हमारी जो सोसाइटी का जो बिल्डअप हुआ है इस तरह से कि लोग अपने स्ट्रेस को बात नहीं करते, ख़ास तौर से लड़के बात नहीं करते। एक कहा जाता है, अभी मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि बेबी बॉय क्राइज मोर इन चाइल्डहुड देन गर्ल्स। लड़की कम रोती है, लेकिन जैसे ही एक बेबी बॉय 5 साल का हो जाता है तो उसके बाद से घर वाले उसको डांटना स्टार्ट कर देते हैं, तुमको रोना नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग रहना है, तुम्हें इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वह सैडनेस में चला जाता है, और फिर वह एक टाइम पे आकर के वह डिप्रेशन का हैवी शिकार हो जाता है। इस आई वक्त थिंक इंडिया दे का आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हाउ टू शो देयर इमोशंस, बॉयज आर इमोशंस नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बिल्कुल। दिस। अभी एक बहुत पॉपुलर थेरापी है, जापान में होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्राइंग थेरापी। वहाँ पे कल्चर है कि जब लोग डिप्रेशन जैसा फील करते हैं तो लाइक माइंडेड लोग एक जगह जमा होते हैं और वह एक साथ बैठ के खूब रोते हैं,
ताकि वो इमोशन को एक्सप्रेस कर सके। कि जब इंसान रोता है तो एक तरह का वो अपने आप को ना इमोशन के जोन में लाता है, इंसान अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाता है। जो इंसान इमोशन को एक्सप्रेस करना जानता है वो ज़िंदगी में खुश रहता है। जो इंसान एक्सप्रेस इमोशन को दबा के रखता है वो खुश नहीं रहता। इंडिया में ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो इमोशन एक्सप्रेस करना नहीं आता। इसके पीछे हमारा सोशल स्ट्रक्चर ज़िम्मेदार है। मैंने बताया ना कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, 5 साल का हो गया, उससे जैसे आगे बढ़ेगा तो भाई तुम बच्चे हो, तुमको रोना नहीं है। लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। तो लड़कों के लिए बड़ा मुश्किल है अपने एक्सप्रेस को फील करना। अभी आपने एक इंटरव्यू में सुना था मैंने, जो वीर दास एक्टर है, उसने कहा था कि भाई हमारी फैमिली में कि एंगर होना अच्छा माना जाता है, लेकिन सैड होना एक अनह्यूमन माना जाता है और अनमैनली चीज़ माना जाता है। कि एक मेल को ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारी फैमिली मूवीज़ देखा होगा ना, अल्फा मैन जैसा कंसेप्ट, वो कि भाई लड़का है, रोता नहीं है, बहादुर है वो। तो ये सब फेक कंसेप्ट्स हैं। सोसाइटी में ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अल्टीमेटली वो इंसान है, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर फीलिंग है, अपने जज्बात हैं, अपने एहसास है, उसको एक्सप्रेस करना उसे आना चाहिए। अगर उसे ये नहीं आता तो फिर वो नुकसान होगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। और ये जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे इमोशनल एक्सप्रेशन को लेकर के, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। और इस वजह से जो ज़्यादातर जो हमारा जेन ज़ी ग्रुप है वह इस जंगल में फंसा हुआ है और रिलेशनशिप में है। हर नए दिन ब्रेकअप होता है, हर नए दिन पैचअप होता है, फिर नए रिलेशनशिप में आते हैं, मूव ऑन हो रहे होते हैं। आजकल यही सब कल्चर चल रहा होता है। अगर जेनजीज, क्योंकि हम लोग उसको फेस कर रहे हैं ना, जो हमारी कंपनीज में बहुत सारी हमारे स्टाफ हैं जेनजीज हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जेनजीज हैं, जो क्लासेस कर रहे हैं, तो उनके स्टेटस को देख करके लगता है, उनके आजकल हर कोई कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, तो उनकी जो स्टेटस है, किस तरह से वो नए रिलेशनशिप में आते हैं, कैसे पीछे वाले को छोड़ते हैं, कैसे हुकअप कल्चर चल रहा है आजकल। तो दीज आर द थिंग्स जो वक्ती तौर पे खुशी तो मिल रही है, लेकिन उसके डार्क साइड बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, जो एक इंसान को मेंटल वेलनेस की तरफ नहीं ले जा रहा है। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम बच्चों को उस हिसाब से तैयार नहीं किए जो करना चाहिए था पिछले 10-12 साल या उससे पहले की बात करें। तो एक नया ट्रेंड चेंज हो रहा है कि पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, टीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सही मार्गदर्शन करे बच्चों का कि भाई किस एज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। जेनजीज को कोई बताने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन करता है आर्टिकल अंडर 19 कि राइट टू फ्रीडम, अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट अंडर परमिशन, अंडर लिमिट, ठीक है। लेकिन वो जो लिमिट को हटा दे तो फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी किसी से मिल सकते हैं। तो इस फ्रीडम का मिसयूज़ ही बहुत ज़्यादा होता है और इस मिसयूज़ के चक्कर में सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ता है। फ्रीडम मिलना चाहिए, लेकिन फ्रीडम का सही मीनिंग बताना भी ज़रूरी होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि माँ बाप को भी नहीं पता है सही मीनिंग, और स्कूल वाले कॉलेज वाले बता नहीं रहे हैं। तो एक बच्चा इल्यूजन में जी रहा है, हर वह गलत चीज़ को ट्रैप में फंस रहा है या उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। तो बच्चों को सही टाइम पे बताना ज़रूरी है, डूज एंड डोंट्स क्या है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक अच्छा समाज को बिल्ड करने के लिए। ठीक तो है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल्स ऑल्सो। हमें डूज एंड डोंट्स को भी समझना चाहिए, एंड बिफोर वर्किंग ऑन एनीथिंग वी नीड टू डू अ होमवर्क कि हाँ, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसको कैसे प्लान करें। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू शिफ्ट दिस कॉन्वर्सेशन टूवर्ड्स दिस, अपने इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है स्टार्टअप्स की, माइग्रेशन की। तो इसी में मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि वी हैड सीन कि जो स्मॉल टाउन पीपल्स होते हैं, दे शिफ्ट, दे इमिग्रेट फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो जो इमिग्रेशन है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी और एन इम्बैलेंस, व्हाट यू थिंक? हमारी जो इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो ये है कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में बटा हुआ है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में बटा हुआ है। तो जो ज़्यादातर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बड़े शहरों में ही हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान अच्छा एजुकेशन चाहिए, उसको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो उसे छोटे शहर से बड़े शहर में मूव करना पड़ता है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है भाई जॉब की सिक्योरिटी होती है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं।
आज भी इंडिया में 60% पॉपुलेशन विलेजेस में ही रहता है, लेकिन उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, तो अब जाहिर सी बात है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है या लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे शहर मूव करना, और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली को छोड़ना बहुत टफ डिसीज़न होता है, लेकिन बच्चे माँ बाप को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जब शहर में आने के बाद क्या चैलेंजेस आ रही हैं, वह दूसरी चीज़ है। एक तो ये कि हमारी सोसाइटी में एक सोसाइटी जो होती थी वो जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था, माँ बाप साथ में रहते थे, लेकिन जो बच्चे बाहर पढ़ने आ रहे हैं फिर वापस नहीं जा रहे हैं। तो इंडिया में माना जा रहा है कि इंडिया में 2030 तक दुनिया की सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन होने वाली है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख के सेटल हो जा रहे हैं जॉब के लिए, वापस नहीं जा रहे हैं, तो उन बूढ़े माँ बाप का उनका ख्याल रखेगा, तो एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है। दूसरी चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं तो बड़े शहर में आना चाहिए, तो इसलिए आते हैं। मैं आपको रिसेंट डेटा बताऊं कि 2022 में यूपी में एक जॉब निकला था पियून का। जॉब कितनी थी? 35 जॉब थे पियून के, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। उन 10 लाख लोगों में पीएचडी होल्डर्स थे, एमबीए वाले भी थे। तो बेरोज़गारी का स्तर इतना ज़्यादा हाई है हमारे यहाँ कि जब लोकल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो बड़े शहर में आना होता है। जब बड़े शहर में आते हैं ये लोग तो नए नए चीज़ों एक्सप्लोर करते हैं। जब भी थोड़ी देर पहले हमने बात किया ना कि जेनजीज के बारे में, डेटिंग पैटर्न के बारे में, जो रिलेशनशिप के डिलेमास को लेकर के, तो ये सब चीज़ों से वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ता है सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल लाइफ पे। तो ये तो चलता रहेगा और मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है तो इसमें माइग्रेशन कॉमन सी बात है, क्योंकि जो प्रीमियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है बड़े शहरों में ही हैं, तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 10-20 साल बाद जिस तरह से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो रहा है, लाइफ को कि हर फैसिलिटीज़ छोटे शहरों तक पहुंच रही है टेक्नोलॉजी की मदद से, ड्रोन सिस्टम की मदद से, अभी फ्लाइंग कार आ रहा है उसकी वजह से, तो डिस्टेंस कम होगा, तो हो सकता है कि माइग्रेशन थोड़ा कम हो। लेकिन अभी इंडिया जैसी कंट्रीज़ में माइग्रेशन कॉमन फिनोमेना है और होगा ही, और ये होना भी चाहिए अगर इंसान कोई आगे बढ़ना चाहता है। हम सब लोग छोटे शहर गांव से बिलोंग करते हैं, हमें मौका मिला, लोगों को गाइडेंस मिली, तो हम लोगों ने स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँचे और हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है ये। बट माइग्रेटिंग इन द कंट्री इज समवेयर इट हैज़ सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, क्योंकि जो कर रहे हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए हो रहा है, हमारा बिल्कुल, यूथ एम्प्लॉयड हो रहा है बिल्कुल। और फिर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। बट बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। दे आर लोग उन्हें कहते हैं ना कि हमारे सोर्सेज यूज़ करके यू आर गोइंग टू बी द रिसोर्स ऑफ सम अदर कंट्री। ब्रेन ड्रेन हो तो रहा है। या तो इसका सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है और क्या है ऐसी चीज़ें जो इंडिया में नहीं हो पा रही हैं? हमारे यहाँ जो माइग्रेशन हो रहा है कई लेवल पे हो रहा है। अगर हम एजुकेशनल लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं, जैसे आईआईटीज़ है, आईएम हो गया, या फिर एनआईटीज़ हो गए, एम्स हो गए। अब एक बच्चे को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो टॉप लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, गवर्नमेंट के लिमिटेड हैं। बाकी तो हैं वो प्राइवेट हैं और वो इतने कॉस्टली हैं कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढते हैं स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम, बाहर के कंट्री जाने का, या फिर दूसरे कंट्रीज़ में आसानी से उनको एडमिशन मिल जाता है टॉप इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, रशिया, चाइना, जापान, जर्मनी जैसी जगहों पे। तो एक तो एजुकेशनल माइग्रेशन हो रहा है, एक तो ये हो रहा है। जो बाहर चला जाता है एक बार, उसमें से 5% ही लोग वापस आते हैं, बाकी वहीं सेटल हो जाते हैं। तो एक ब्रेन हमारे यहाँ से चला गया। दूसरा, जो हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटीज़ हो गए, आईएम्स हो गए, एम्स हो गए, अब वो पढ़ने के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई मुझे इंडिया में ना अच्छी जॉब मिले, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छी सैलरी मिले और अच्छा इन्वायरमेंट मिले काम करने का, ताकि हमारा करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों हो सके। और ये दोनों चीज़ उसको मिलती नहीं यहाँ पे। सेम लेवल के पर्सन को एक दूसरी कंट्री ऑफर कर रही है 10 टाइम या 50 टाइम ज़्यादा सैलरी या बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वो क्यों नहीं जाएगा? तो एक अच्छा ब्रेन यहाँ से भी ड्रेन करके चला गया। तीसरा प्रॉब्लम है कि जो हमारे यहाँ बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी, आजकल देखा होगा कि स्टार्टअप का पूरा माहौल बना हुआ है। इंडिया हैज़ बिकम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। लोग जोश में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंप्लाइंसेस इतने ज़्यादा है, टैक्स का सिस्टम ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स है कि इंडिया को लगता है, इंडिया के लोगों को लगता है कि बाहर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग बाहर चले जा रहे हैं। जैसे दुबई है, अब दुबई ओपनली बोलता है भाई यूएई कि आप हमारे यहाँ आइए, हमें बिल्कुल टैक्स मत पे कीजिए, हमारे यहाँ ज़ीरो टैक्स कंट्री है, आप आइए, बिजनेस सेटअप कीजिए और खूब बिजनेस कीजिए, सर्विस दीजिए। तो अब जाहिर सी बात है, एक आदमी जो इंडिया में 1 करोड़ रुपीज़ अर्न कर रहा है और उसमें से 30 करोड़ गवर्नमेंट को दे रहा है, अगर वह दुबई शिफ्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात 30 करोड़ बच जाएगा, वो तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा। तो इस तरीके से हर साल
2 लाख के आसपास जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। तो माइग्रेशन कई लेवल पे हो रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहने की ज़रूरत है कि ऐसा कैसे हम इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो बाहर जो हमारा ब्रेन जा रहा है उसको रोक सके। हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा जो प्रीमियम लेवल के हैं। हमारे जो अच्छे टैलेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं या जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करके निकल रहे हैं उनके लिए जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे देने होंगे। और जो बिजनेसेस यहाँ पे चल रही हैं तो उनको रोकने के लिए हमें ऐसा टैक्स फ्रेंडली कंट्री बनाना होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस को और इजी करना होगा ताकि लोगों को इंडिया में सेफ फील हो। जो मेहनत का पैसा कमा रहे हैं तो चाहे कि पैसे को आगे एक्सपेंड करने में हेल्प कर सकें। उनको लग रहा है कि पूरा मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं लेकिन ज़्यादा पैसा हम गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं तो हमारी बचत नहीं हो रही, वो टेंशन में जी रहा है। तो बाहर जाकर सुकून से तो रहेगा। गवर्नमेंट वाले, ईडी वाले, पॉलिटिकल डिसीजंस कई सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस है, अगर आप पॉलिटिकली अलाइन नहीं है किसी पार्टी की तरफ तो दूसरी पार्टी वाले आपको बुरा भला कहेंगे। तो बहुत सारे ड्रामा चल रहे होते हैं हमारे कंट्री में। और तो अभी इस इंडियन वजह से स्टार्टअप के ऊपर एक बहुत बड़ा वी कैन से इट क्रिटिसिज्म भी आया है। और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैड सेड कि इंडियन स्टार्टअप्स है वो इंस्टेंट डिलीवरी एप्स और इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं रादर देन टेक लाइफ के ऊपर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज में हो रहा है। मैं तो भी था व्हाट डू यू थिंक, बिल्कुल। ये क्रिटिसिज्म आई है? वॉज ऑल्सो और देयर इन दैट स्टार्टअप महाकुंभ जो सेकेंड एडिशन हुआ था भारत मंडप में। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने बड़ा ओपनली की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही कि हमारे इंडियन स्टार्टअप इस तरह से ग्रो कर रहा है, एक अच्छा माहौल डेवलप हुआ है। फिर साथ में उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया कि इंडिया को चाहिए कि बस ये जो जोन है कि हम जब सो फूड डिलीवरी जो ऐप बना रहे हैं या सिर्फ जो फैशन की दुनिया में हम काम कर रहे हैं, हमें और इससे आगे सोचना चाहिए। क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे compete करें चाइना को, यूएस को, जापान को, जर्मनी को। हमें ज़्यादा स्टार्टअप लाना चाहिए डीप टेक्नोलॉजी में, एआई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों को आइडिया को लेकर चल रहे हैं वो। तो एक बड़ा माहौल, बड़ा इस पे हंगामा क्रिएट हुआ। बहुत सारे स्टार्टअप जो फाउंडर्स हैं वो इस पे क्रिटिसाइज़ भी करने लगे। उनकी बातें बहुत हद तक अच्छी थी। ऑफ कोर्स इंडिया में हमारे ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो कॉपी कैट होते हैं। हम बाहर की चीज़ों को, इजी चीज़ों को कॉपी करके इंडिया में स्टार्ट कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे काम नहीं करते। उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। हमारे कंट्री का वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। हमारे स्टार्टअप का इन्वायरमेंट तो डेवलप हो रहा है लेकिन क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे उतना काम नहीं हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ऐसा माहौल क्रिएट हो और लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं कि भाई हमें भी अगर compete करना है, दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में शामिल होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एआई और डीप टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए दुनिया बदल रही है। अब क्या हो रहा है कि एक ज़माना था कि लोग साइकिल से चला करते थे, फिर हमारे यहाँ मोटर व्हीकल आया, 4 व्हीलर्स आ गए, तो फिर उसके लिए रूल रेगुलेशंस आ गए। अब कुछ ही दिन में हमारे पास फ्लाइंग कार आने वाला है। अभी स्टार्टअप महाकुंभ पे एक कंपनी आई थी जो 2028 में लॉन्च कर रही है फ्लाइंग कार। तो ऐसे कई सारी फ्लाइंग कार ईजी होने वाला है। तो लाइफ बहुत तेज़ी से बदलने वाली है। ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? टेक्नोलॉजी की मदद की वजह से हो रहा है। डीप टेक्नोलॉजी पे हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा इनोवेशन, जितना ज़्यादा हम क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करेंगे, क्रिएटिविटी को हम इंक्लूड करेंगे अपने आइडियाज़ में, इनोवेशंस में, ऑफ कोर्स चीज़ें बदलेंगी। और मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव चेंज तो आ रहा है लेकिन ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए हमारे कंप्लायंसेस को लेकर के। Initiatives लेने बिल्कुल, ताकि हमारा सेकंड माइंड ना बने दूसरी कंट्री में जाने के लिए। जो है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, हर फाउंडर्स चाहता है कि भाई हमारा पैसा बचे ताकि वो पैसा हम स्केल अप में लगाएं। लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट ही ले लेगी टैक्स के नाम पे या कंप्लायंसेस के नाम पे, तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए एक दूसरे प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाते हैं, एक बड़ी कंपनी को मैनेज करना, हैंडल करना। तो ये चीज़ रहेगा। as we are digitalizing, अब the India becomes a very fast paced world. हमारी कंट्री बहुत तेज़ हो रही है। तो इसके अंदर what do you think AI are taking jobs and what are the 3 skills which every youth should learn for their secure future and to be a future ready? अभी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि एआई इज़ अ थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो थ्रेट तो हम नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारी लाइफ को आसान कर रही है। लेकिन इस फील्ड में अगर जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्टेबल रहे और करियर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास रहे तो उनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पुराने और ट्रेडिशनल जॉब सिस्टम है वो सब ख़त्म हो रहे हैं। एआई हर वह काम जो बहुत इजीली एक इंसान कर रहा था उसको हटा करके वो कर रहा है।
ठीक है ना। जैसे टेलीकॉलर का काम हो गया, काउंसलिंग काम हो गया, अकाउंटिंग का काम हो गया, एक्सेल शीट वगैरह, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये सब कुछ एआई खुद कर रहा है। तो अभी चाहिए कि अभी के टाइम पे एक इंसान को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एआई उसको कभी रिप्लेस नहीं करेगी। इस पे वो उसको हमेशा कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए। 3 ऐसी क्वालिटी है जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, इंसान को इस पे फोकस करे। पहली चीज़ तो ये है कि उसको फोकस करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग पे। जो ज़्यादा फोकस करेगा क्रिटिकल थिंकिंग पे वो ज़्यादा आगे ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। सिर्फ इमोशनल होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है। दोनों के बीच कैसे बैलेंस बना के आगे बढ़ना है, इसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्यूरियसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ को जानने का एक क्यूरियस होना ज़रूरी है। तो आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए। और इन सबको अगर सम अप करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडेप्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा आप एडेप्टेबल हैं उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को अपडेटेड रखना, अपग्रेड करते रहना, दुनिया में सस्टेन करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एआई जी किसी भी फील्ड के लिए थ्रेट नहीं है। एआई एक कंपेनियन है, एक दोस्त की तरह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको यूज़ करने वाले हम ही हैं। अब हम उसे कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव यूज़ कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। लेकिन हमें चाहिए कि उसको हम एक दोस्त बना करके अपने काम को आसान बनाएं और उसके साथ आगे बढ़ें। लेकिन हमेशा उससे ज़्यादा स्मार्ट हम हैं, ये हमें सोचना ज़रूरी है और हमें जानना ज़रूरी है। सो AI इज़ एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ थ्रेट, अगर हम course. उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो। ऑल्सो सर, आई हैव अ क्वेश्चन, यू हैव बीन वर्किंग इन अरुणाचल प्रदेश, सो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथ स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ब्रिंग? जैसे जो हमारी कंपनी है एडुनाचल, हमने उसकी जर्नी की शुरुआत ही की थी अरुणाचल प्रदेश से, फिर हमने नॉर्थ ईस्ट में फोकस किया। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो स्टेट है या अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं। ट्राइबल स्टूडेंट्स की समस्याएं जो मेन लैंड इंडियंस हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, ट्राइबल स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी चीज़ है समस्या उनका एजुकेशन सिस्टम, कि वहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन है वो उतना स्टैंडर्डाइज नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे यहाँ जो मेनलैंड इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कन्वेंट वगैरह हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम हमें फेस हुई, तो हम लोगों ने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। बहुत हद तक हम लोगों ने अपने एजुकेशन मॉडल को, लर्निंग पैटर्न को इतना आसान बनाया कि वो आसानी से उसको अडॉप्ट कर सकें, जुड़ सकें हमारे साथ। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ट्राइबल हैं, तो वो बाहर जाना पसंद नहीं करते। जो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट जॉब में जाना पसंद नहीं करते। उसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि जब बाहर वो आते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। 60% नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स क्लियरली बोलते हैं कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जब हम जाते हैं मेनलैंड इंडिया में। दूसरा रीज़न ये है कि वह जो हिली रीजन्स हैं, ज़्यादा जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है, जिसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं है वहाँ पे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं है, प्राइमरी जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर वो इतना ही है जहाँ पे लोगों का पेट भर का खाना मिल सके। तो इस वजह से लोग वहाँ पे प्राइवेट के बारे में नहीं सोचते, तो लोग क्या सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो वहाँ का जो यूथ का माइंडसेट है दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब। तो अभी जो हमारे कई सारे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स या स्टूडेंट्स इंटरेक्शन होता है तो हम यही बात करते हैं भाई वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 2 चीज़ों पर फोकस करो आप। एक तो ये कि हमारा संविधान सबको राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, इक्वल राइट है। जहाँ भी अगर तुम्हें फेस लगे कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन सिचुएशन बन रहा है, तो यू हैव टू स्टैंड विद दैट, कि भाई तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट संविधान है। जब आप अपने आवाज़ उठाएंगे अपने राइट्स के लिए ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको चैलेंज कर सके। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ज़्यादातर चाहिए स्टूडेंट्स को कि भाई गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिल रहा है ना, तो हम वेट ना करें गवर्नमेंट जॉब का। कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसकी उम्र 30 साल हो गई, 35 साल, 40 ईयर्स हो गया, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। अब उसको जॉब मिल नहीं रही है, तो कब तक चलेगा ऐसे। तो हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया में इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस जोन। तो उनको अपने आई कंट्री से थिंक द बाहर निकलना मेन पड़ेगा। प्रॉब्लम इज इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, बट एवरीथिंग हैज़ बीन स्टक्ड विद अ गेट विच इज़ एग्जामिनेशन पैटर्न। मतलब हर चीज़ आप तभी
कर पाओगे जब आप हाँ इस एग्जाम में अ सिंगल बिल्कुल पेपर विल ओनली डिसाइड योर फ्यूचर वाला बिल्कुल सिनेरियो अभी है। डिबेट चल रहा है कि क्या एग्ज़ाम को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखा होगा बहुत सारे, आप अपनी लाइफ में आप ऑब्जर्व कीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो स्कूल में बहुत अच्छे थे, कॉलेजेस में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे, डिसिप्लिन थे, बट इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ दे आर फेल्ड, दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयड ऐसे ही जॉबलेस। बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो बैक बेंचर्स थे, पढ़ने लिखने में उतने अच्छे नहीं थे, अच्छे उनका अटेंडेंस नहीं था, अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन नाउ दे आर सक्सेसफुल। आई नो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरी खुद की अपनी लाइफ थी कि मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया था, मैंने स्कूलिंग मेरी बड़ा रैंडम तरीके से हुई थी। मैं जब दिल्ली में आया तो मैंने प्रॉपर तरीके से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की, हर चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ा, तब जाके चीज़ समझ में आई। तो मतलब ये है कि एग्ज़ाम वाला सिस्टम ख़त्म करना चाहिए और एक स्टूडेंट्स को ना एक ऐसे ओपन इन्वायरमेंट में रखना चाहिए कि भाई वो अपने आप को फील और कंफर्टेबल महसूस कर सके और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इंडिया हमारा गरीब क्यों है, या इंडिया के जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं वो गरीब स्टेट क्यों हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा काम रीज़न है हमारे यहाँ एग्ज़ाम वाला सिस्टम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। कि भाई अगर आपको जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए, तो आपको ये पढ़ाई करके, ये एग्ज़ाम पास करके आपको जॉब लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका माइंड ब्लॉक हो चुका है इस एग्ज़ाम तक। एक बड़ा इंडिया का यूथ का तबका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ट्रैप में फंसा हुआ है। जिस कंट्री में लोग नौकरी करते हैं या नौकरी के पीछे भागते हैं, वो कंट्री जल्दी ग्रो नहीं करता और डेवलप नहीं करता। आप जाके देखिए, दो तरह के स्टेट्स हैं इंडिया में। आप जाइए गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र में जाइए, सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट में जाइए, और आप चलिए नॉर्थ इंडिया में। दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। आप किसी गुजरात के बच्चे से मिलिए, वो क्या बात करता है, वो मिलीनियर बनने की बात करता है, बिलीनियर बनने की बात करता है, वो दूसरी कंट्रीज़ में विजिट करने की बात करता है, वो नए स्टार्टअप्स की बात करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करता है। आप जाइए यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल में, वो क्या कर रहा होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। गवर्नमेंट इस कोचिंग से इस कोचिंग भाग रहा है, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो उस एग्ज़ाम के पीछे भाग रहा है। तो जाहिर सी बात है, दोनों का लाइफ स्टाइल आप चेक करेंगे ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा आपको। उनका लिविंग स्टाइल, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका वर्ल्ड को लेके क्या अप्रोच है। अब जब आएंगे, इसीलिए ये सब जो स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया वाले, इसको बीमारू स्टेट कहा जाता है। क्यों कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, लिटरेसी बहुत ही पुअर है, ठीक है, सोशल चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स कई सारे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो एक इंसान को आगे बढ़ने से रुकावट पैदा करती हैं। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। So sir, in this podcast हाँ, we mainly talked about parenting वाला part है ना। तो फिर मैंने ऐसा देखा है, पर्सनली आई फील दिस, जिस बच्चे के पेरेंट्स हमेशा उसे कहते हैं ना, यू हैव टू कवर दिस मच सिलेबस, आपको इतना स्कोर करना है, आपको इतना मार्क्स लाना है, वो बच्चा बस उतना ही कर पाता है और दब जाता है। बट जिसको ऐसा नहीं किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। बिल्कुल। जो बच्चे ज़्यादा फ्रीडम जिसको मिलता है, ज़्यादा फील करता है कि भाई हम में आज़ाद, एक दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि एक खुली हवा में उड़ने वाली जो पंछी होती है, और एक पिंजरे में रहने वाली पंछी होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो खुली हवा में उड़ने वाली पंछी होती है, उसके पास पूरी दुनिया जहान है, वह जहाँ चाहे जा सकता है, जितना ऊंचा उड़ान लगाना चाहे जा सकता है। लेकिन जो पिंजरे में रहने वाली पंछी होती है, उसके पास एक लिमिटेशंस है और लिमिट तक ही जा सकता है। तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि भाई उड़ान ऊंची रखें। क्योंकि एक बहुत पॉपुलर पोएट हुआ करते थे, डॉक्टर इकबाल साहब। इकबाल साहब वही हैं जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। बहुत पॉपुलर एक पोएट्री है उनके कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मतलब एक इंसान को बहुत ही दूर तक सोचना चाहिए कि ये जो हमारे सामने आसमान दिख रहा है, इसके आगे भी आसमान है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम एक आज़ाद तरीके से सोचेंगे, एक फ्री माइंड होकर सोचेंगे। जब हम पिंजड़े में कैद की तरह सोचेंगे, कैदी की तरह घर में रह करके या किसी के प्रेशर में रह करके, तो नहीं सोचेंगे हम। हर चीज़ ज़रूरी है, पेरेंटिंग ज़रूरी है, फ्रीडम ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ में एक बैलेंस अप्रोच होना ज़रूरी है। जब तक हम बैलेंस अप्रोच लेकर नहीं चलेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों चीज़ें क्रिएट होंगी, और कुछ लोग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, और समाज में इनइक्वालिटी रहेगी। इनइक्वालिटी रहेगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस अप्रोच को ध्यान रख कर के हम लाइफ में ग्रो करें। What an insight, sir. And I think with this thought, with this mindset, अगर देश का हर एक इंसान ऐसे ही सोचेगा तो शायद हमारी कंट्री बहुत आगे तक जा सकती है। एंड विद अ वेरी ग्राउंडेड एंड पावरफुल थॉट्स एंड इंसाइट्स ऑफ मिस्टर शमशाद आलम जी, you really put an impact.
और आज के इस पॉडकास्ट ने हमें सिर्फ सोचने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दिल में और हमारे जहन में काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें भी आज उजागर करी हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और भी कई सारी बातों को जानने के लिए। स्टे क्यूरियस, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड देखते रहिए द इंस्पायर इंडिया। थैंक यू सो मच।